स्वतंत्र और समर्थ न्याय प्रणाली किसी भी सभ्य समाज का आधार होता है, पर मौजूदा हालात त्वरित न्याय पाने की राह में बड़ी बाधाएं बनी हुई है। समय की मांग है वैकल्पिक न्याय व्यवस्था, जिसमें सहज सरल विकल्प है मध्यस्थता। यह एक अजीब कला है, वह मनस्य विवाद इससे टला है। मध्यस्थता में सिर्फ पाना ही पाना है, इस जीवन को जीवंत कर जाना है। सही वक्त पर सही निर्णय ही जीत है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39 कैपिटल ए के नीचे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में बना है, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कोर्ट में आ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके पास पैसे नहीं है, कई रीज़न्स होते हैं कोर्ट में नहीं आने के। मुकदमे लंबे चलते हैं, अपीलें चलती हैं, अपील के ऊपर अपील के ऊपर अपील होती है, तो लोग आने से थोड़े हिचकिचाहट अनुभवते हैं। इसी के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रचना की गई है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। वो एक नेशनल लेवल की बॉडी है। इसके नीचे सभी राज्यों में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें एक अहम भूमिका होती है समाधान प्रक्रिया की। समाधान के साथ साथ कई पहलू होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन वगैरह। हम यहाँ मीडिएशन की बात करेंगे। मीडिएशन में बेनिफिट ऐसा होता है कि दोनों पार्टी को सुना जाता है, दोनों पार्टी अपने अपने केस रख सकते हैं। देखो, कोर्ट में पार्टी को बोलने के हक नहीं होता है, लॉयर आ जाते हैं। यहाँ पार्टी खुद बोलेगी, पार्टी खुद बताएगी कि कैसे क्या समाधान निकाला जाए। समाधान की प्रक्रिया एक सुंदर प्रक्रिया है, एंड धीरे धीरे करते करते ये लोग समाधान पर आते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे आर्बिट्रेटर जजमेंट देते हैं, फिर वो चैलेंज होता है सिविल कोर्ट में। अब ऐसी एक अपील थी कि जिसमें सरकार, झारखंड सरकार अपील में आई, मेरे पास मैटर आई, मैंने मीडिएशन में रिफ़र किया, एक्सपर्ट मीडिएशन। अब ये मैटर कि जिसमें इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट इन्वॉल्व था, स्टेट गवर्नमेंट अपील में आई थी। हमने जैसे मीडिएशन में भेजा, एंड इट वाज गिवन टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर साबू। यहाँ के 25 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस के बाद, ट्रेनिंग के बाद, 40 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद मीडिएटर बने। दो ही सिटिंग में मैटर सेटल हो गई। जो 12% इंटरेस्ट था, इसकी जगह 4% इंटरेस्ट पर मैटर सेटल हुई, एंड थोड़े हफ्तों में बांट दिया जो पैसा देना था, एंड अमाउंट भी थोड़ा रिड्यूस हो गया, एंड लगभग मोटा मोटी 8 लाख रुपया में सेटल हो गई मैटर। प्रत्येक को न्याय मिले यह तो जरूरी है, पर समय पर मिले यह उससे भी जरूरी है। आज हमारे समाज में समय की मांग है वैकल्पिक न्याय व्यवस्था, जिसमें सहज सरल प्रक्रिया है मध्यस्थता। सभ्य समाज का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उनके निवासी अपने विवादों को किस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से निपटाते हैं। ये कहानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर अरविंद मोहन तिवारी की है। 1988 ईस्वी में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने तेनू घाट में एक कैनल बनाने का टेंडर निकाला, जिसकी टेंडर संख्या थी 4F2 ऑफ 1988-89, जो कि कॉन्ट्रैक्टर अरविंद तिवारी को मिली, और टेंडर की वैल्यू थी करीब 14,25,125 रुपए।
जिसे 6 महीने के अवधि तक में ही पूरा करना था। कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर मिला 8/4/1988 को। और बताइए तिवारी जी, कैसा चल रहा है कनाल का काम? काम तो ठीक ठाक चल रहा है सर। 8 लाख वैल्यू तक का काम हो चुका है। लेकिन सर पेमेंट 4,48,427 रुपया ही हुआ है। हो जाएगा तिवारी जी, हो जाएगा। आप काम कंप्लीट कीजिए। सर कनाल के लिए टाइल्स विभाग से मिला नहीं। ऐसा करते हैं, टाइल्स बनाने का काम भी इन्हीं को दे देते हैं। परफेक्ट रहेगा सर। तिवारी जी ऐसा कीजिए, टाइल्स आप खुद ही बनवा के लगवा दीजिए, ठीक है? और जो भी लागत आएगा बिल में जुड़वा दीजिएगा। सर वो कागज में लिखित मिल जाता तो अच्छा रहता। अरे तिवारी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा आज का संबंध थोड़े है। हाँ, आप काम फटाफट निपटाइए बस। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है। तिवारी जी, मुंह काहे बना के बैठे हैं? हाल चाल ठीक है ना? अरे क्या बताएं शर्मा जी। क्यों, क्या हुआ? अरे वो तेनू घाट जो कनाल का ठेका हमने लिया था ना। हाँ हाँ, वो 14 लाख वाला ना? हाँ, कनाल का काम आगे बढ़ाने के लिए रैयत अपना जमीन दे नहीं रहे। इस वजह से कनाल का काम पूरा हो नहीं पा रहा है और विभाग मेरा पेमेंट क्लियर कर नहीं रहा है, ये बोल के कि काम पूरा नहीं हुआ। मैं तो फंस गया शर्मा जी। अब तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, आप विभाग को एक नोटिस भेजिए ताकि आपको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे और इसकी सही जांच करे। जो आपका पेमेंट बनता है वो विभाग पेमेंट कर दे। अरविंद तिवारी के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की अपील के बाद भी विभाग ने कोई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया। आखिरकार अरविंद तिवारी ने अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट 1996 के तहत कानून का सहारा लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने 2001 के केस नंबर 30 में दोनों पक्षों के सहमति से एक सोल आर्बिट्रेटर श्री RS मरेठिया जी को नियुक्त किया और दोनों पक्षों को उनके समक्ष प्रस्तुत होकर अपने अपने डॉक्यूमेंट और क्लेम रखने का आदेश दिया गया। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनने और कागजात के निरीक्षण के बाद आर्बिट्रेटर श्री RS मरेठिया ने दिनांक 1/9/2003 को अपना फैसला कॉन्ट्रैक्टर अरविंद तिवारी के पक्ष में सुनाया। साथ ही साथ 4/9/2003 को विभाग के नोडल ऑफिसर के द्वारा निर्णय की एक प्रति रिसीव कराया और जल्द पेमेंट करने का निर्देश दिया। लेकिन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने 25/11/2003 को अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत निर्णय को खारिज करने के लिए मिसलिनियस केस नंबर 9/03 सब जज 1 हजारीबाग के न्यायालय में दायर किया। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने निर्णय को खारिज करने के लिए अपना पक्ष रखा। वहीं कॉन्ट्रैक्टर अरविंद तिवारी ने भी निर्णय को खारिज न करने के लिए अपना पक्ष रखा। 16/8/2011 को श्री अनिल कुमार सिंह सब जज 1 हजारीबाग ने आर्बिट्रेटर के फैसले को खारिज न करते हुए उसे कायम रखा, जिसमें विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्टर अरविंद तिवारी को बचे हुए पैसे पेमेंट करने थे और दिनांक 8/2/2009 से जितना भी विलंब होगा उस पर 12% के इंटरेस्ट के साथ अदायगी करने की बात कही गई। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग केस जीत जाए। बेटा नाश्ता तैयार है। हाँ माँ, आ रहा है।
आ बेटा, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। इस केस के कारण तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? सच माँ, मैं भी परेशान हूँ इस केस से। 1-2 डेट देख लेता हूँ, फैसला आए तो ठीक, वरना। विभाग ने फिर माननीय उच्च न्यायालय में फैसले को खारिज करने के लिए पिटीशन दायर किया, जिसे न्यायमूर्ति ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस DN पटेल, जज हाईकोर्ट ने उक्त अपील को मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केंद्र झालसा भेज दिए। यस, श्री शंकर सेतु, आपके अधिवक्ता महोदय, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर श्री R कुमार, आपके अधिवक्ता महोदय। यस सर। दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात मैं आप लोगों के मामले में मध्यस्थता से हल करने की संभावना दिखती है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए आपके केस को हम मध्यस्थता केंद्र रिफर कर रहे हैं। क्या आप दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हैं? मध्यस्थता केंद्र झालसा के द्वारा मेडिएटर चार्टर अकाउंटेंट श्री AK साबू को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया। दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि विभाग कॉन्ट्रैक्टर अरविंद तिवारी के सुपुत्र श्री सेतु शंकर को 12% के बजाय 4% के इंटरेस्ट रेट से कुल 7,99,704 रुपए की अदायगी करे, वो भी 16/5/2016 के 1 महीने तक। तो देखा आपने, मध्यस्थता केंद्र ने इस हाईली कमर्शियल मैटर, जो कि 1988 से मतभेद की वजह से सुलझ नहीं पा रही थी, उसे मध्यस्थता केंद्र के 2 ही सेशंस में सुलझा दिया गया। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ने पर उड़ सकते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ के रखो तो जिंदगी भर साथ रहते हैं। चिड़िया जैसे तिनका तिनका चुन कर घोंसला बनाती है, हमें भी तिनका तिनका चुन कर शांति की खोज करनी चाहिए, मध्यस्थता को अपनाना चाहिए। मध्यस्थता में देते नहीं कोई ऑर्डर, दोनों पक्ष चाहे जो, वो है बॉर्डर। मध्यस्थता से ही होगी समाज में सुख शांति। सोचिए विचारिए, न रखे भ्रांति। सही वक्त पर सही निर्णय ही जीत है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39 कैपिटल A के नीचे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में बना है, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हर एक राज्य में काम कर रही है, वैसे झारखंड में भी जो कर रही है वो झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोली जाती है।
एंड वी आर वर्किंग अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि मैंने पहले बताया, एंड हमारे मीडिएटर्स की एक खूबियाँ हैं कि इतनी सारी मैटर सेटल करवाते हैं। एंड इसमें सिंपल मीडिएशन अलग से है, हस्बैंड एंड वाइफ वाले डिस्प्यूट, दोनों ब्रदर का डिस्प्यूट एट्सेट्रा, एंड विच इज़ द हाईएस्ट सक्सेस सो फार एज आवर झारखंड स्टेट इज़ कंसर्न एंड झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इज़ कंसर्न। फैमिली कोर्ट आजकल देखो सिविल मैटर का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, होती हैं छोटी बातें फैमिली कोर्ट में हस्बैंड वाइफ की, एंड इसमें होता है 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, देन 498 ए का होता है हैरेसमेंट वगैरह क्रूअल्टी वगैरह की मैटर, देन डाइवोर्स की मैटर चलती है, मेंटेनेंस की चलती है अंडर द हिंदू लॉ, 4-5-6 मैटर तो वैसे ही हो जाती है। एंड एक फैमिली डिस्टर्ब होता है तो हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हस्बैंड की साइड पर 5-6-10 लोग होते हैं, इसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रदर के बच्चे सभी लोग अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड वाइफ वाले भी, इसके माँ बाप, इसके भी ब्रदर सिस्टर, एक 15-15 लोगों का ग्रुप डिस्टर्ब होता है, 30-30 40-40 लोग, मैटर 4-4 5-5 रहती है। ये सभी मैटर हम लोग जालसा में सेटल करते हैं, एंड वहाँ एक मैटर सेटल नहीं होती है। जब मेरे मीडिएटर्स एक मैटर सेटल करते हैं तब एक से ज़्यादा मैटर सेटल होती है, 4-4 5-5 मैटर का निपटारा होता है, पार्टी राजी होकर जाती है, 5 मैटर ख़त्म, कुछ भी कोर्ट फी भरी है तो कोर्ट फी वापस मिलती है। एंड ऐसे मेरे पास कई केसेस है जहाँ हस्बैंड वाइफ 5-5 10-10 साल के बाद यूनाइट हो जाते हैं, दोनों साइड को लगता है विन विन सिचुएशन। ऐसी ये समाधान वाली भूमिका होती है। एंड ऐसे झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सबसे हमारे जितने स्टाफ है, जितने मीडिएटर्स हैं, जितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जितने हमारे पास डीएलएस है, 24 डीएलएस के 24 सेक्रेटरी, एंड ये सब लोग ये यज्ञ में लगे हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राकेश जी। जी डॉक्टर। बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम डॉक्टर? वेरी सॉरी टू से कि विनीता जी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। कुछ तो उपाय होगा डॉक्टर। मुश्किल है, बट इन माई ओपिनियन बोथ ऑफ यू शुड गो फॉर एडॉप्शन। ये कहानी है राकेश और विनीता की। इन दोनों की लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। इनकी शादी दिनांक 12 दिसंबर 2010 को धुरवा रांची के एक मंदिर में पूरे धूमधाम से हुई थी। दोनों पक्ष के लोग इस शादी से बहुत ही खुश थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी जब विनीता को कोई संतान नहीं हुआ तब प्रभा देवी की चिंता बढ़ने लगी। आज बहुत देर कर दी बेटा। बेटा, डॉक्टर के पास गए थे? माँ, विनीता अब कभी माँ नहीं बन सकती। क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्चा गोद ले लूं। हे भगवान, ये सुनने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मुझे तो पहले ही शक था कि वो बांझ है, बांझ। माँ! क्या मामा कह रहा है? सोचा था कि मेरे घर में कुलदीपक आएगा और मैं अपने पोते का मुंह देख सकूंगी। एक पोता हो जाए तो मैं आराम से मर सकूंगी, और तू कहता है कि मैं बच्चा गोद लूंगा। सुन, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। इस घर में कुलदीपक लेके आऊंगी। ये गलत है माँ। तू मुझे गलत सही मत समझा बेटा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं अन्न जल सब त्याग दूंगी, अपनी जान दे दूंगी।
विनीता, माँ की बातों का इतना बुरा नहीं मानते। अरे यार राकेश, हाँ, मैं तुम्ही को फोन करने वाला था भाई। क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली मेरे बेटे का जन्मदिन है और इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने जा रहा था। तुम और भाभी जरूर आना। ठीक है, जरूर आएंगे। अरे भाई, तुम कब खुशखबरी सुना रहे हो? कब बन रहे हो पापा? पता नहीं यार। हेलो, कैसे हो राकेश? ठीक हूँ दीदी। राकेश, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। क्या सोचा है तुमने भाई? जिंदगी भर बिना बच्चे का रहेगा या माँ की बात मानेगा? कर लेना भाई दूसरी शादी। अगर नहीं करेगा तो हमारे घर का वंश रुक जाएगा भाई। अपने लिए ना सही, कम से कम घर के लिए तो दूसरी शादी कर ले। अरे पता है एक बात? क्या? राकेश सर कभी बाप नहीं बन सकते, ना मर्द है वो। राकेश जी, बहुत प्रॉब्लम है। विनीता जी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। वो 5 है, 5। क्या सोचा है तुमने भाई? वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अरे भाई, तुम कब खुशखबरी सुना रहे हो? मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। जिंदगी भर बिना बच्चे का रहेगा? कब बन रहे हो पापा? अपने लिए ना सही, कम से कम घर के लिए तो दूसरी शादी कर ले। राकेश सर कभी बाप नहीं बन सकते। अगर तूने मेरी बात ना मानी, हमारे घर का वंश रुक जाएगा भाई। ना मर्द है वो। तुम्हें अन्न जल सब त्याग दूंगी। आगे बेटा। हो गया तुम्हारा या और रोना है? शौक से रो रही हो क्या? एक तो आपकी माँ ने जीना दुश्वार करके रखा है, ऊपर से अब आप भी शुरू हो गए। मेरी माँ ने जीना दुश्वार कर रखा है? तू चली क्यों नहीं जाती अपने माँ के पास? जा रही हूँ। नहीं रहना अब मुझे यहाँ। राकेश भी रोज रोज के तानों से चिढ़ गया था। एक दिन उसके अंदर का गुस्सा फूट गया। वही विनीता का भी रोज रोज अपनी सास के ताने सुन सुनकर जीना मुश्किल हो गया था। दोनों में अक्सर लड़ाइयां होने लगी थी। आखिरकार तंग आकर दोनों जाने अनजाने में एक दूसरे से अलग होने के लिए राजी हो गए। विनीता अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली आई और समाधान के लिए एक लॉयर के पास गई। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन लेंगे वो लोग, जीना मुश्किल हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो दहेज मांगने के जुर्म में 498A लगाऊंगी। विनीता जी, आपके मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 CRPC के तहत मुकदमा दायर करूंगी। पर उन लोगों ने मुझे कभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया है। आप समझ नहीं रही हैं, करना पड़ता है ये सब। नहीं, मैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं कर सकती। नहीं करना है कोई केस मुझे। राकेश कौन है? जी सर। आपके अधिवक्ता? विनीता कुमारी? जी सर। आपके वकील साहब? आप लोगों ने ये केस म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स के लिए फाइल किया है? जी सर। क्या आप लोग मध्यस्थता के लिए जाना चाहते हैं? जी सर। जी। आप लोगों के केस को मध्यस्थता केंद्र ट्रांसफर किया जा रहा है। अपने घर वालों के दबाव में आकर राकेश और विनीता ने कुछ दिनों बाद फैमिली कोर्ट रांची में हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया, जिसकी संख्या MPS 389/16 दर्ज की गई और DLSA मीडिएशन सेंटर रांची के सेक्रेटरी श्री राजेश सिंह ने मध्यस्थता के लिए मीडिएटर मधुसूदन गांगुली को नामित किया। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो और कोई अगर रूठे
तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते बनते हैं इस जीवन में बहुत मुश्किल से, बस खूबसूरती से उसे निभाना सीखो। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन में सुख या दुख, सफलता या असफलता को निश्चित करता है। कुछ मानव निर्मित समस्याएं होती हैं और कुछ प्रकृति निर्मित। बच्चे को जन्म देने में सामर्थ हो पाना या ना हो पाना हमारे हाथ में नहीं, बल्कि ये तो ईश्वर के हाथ में है। विनीता जी आपकी पत्नी है, आपने 7 वचन देकर इन्हें अपनाया है। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो भी गई हो तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगे? वो 7 वचन तोड़ देंगे? मान लीजिए अगर ऐसी ही समस्या आपकी बहन के साथ हो गई तो क्या आपके बहनोई को आपके बहन को छोड़ देना चाहिए? नहीं ना? तो आप क्यों? कभी कभी अच्छे माहौल में रहने से, बच्चों के बीच में रहने से बहुत से इनफर्टिलिटी के केसेस में सुधार आए हैं। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने देखिए बिल्कुल आस छोड़ दी थी, बाद में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। आप दोनों को एक चांस जरूर लेना चाहिए। सही बोल रहे हैं सर आप। विनीता जी, सास भी माँ का ही स्वरूप होती है। उनकी ये बातों का आप ज्यादा बुरा ना लें। हाँ सर, अब हम लोगों को डिवोर्स नहीं चाहिए। विनीता को लोगों ने बहुत बहकाया, फिर भी इसने मुझ पे केस नहीं किया, क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं देख सकती। इतनी अच्छी बीबी को कोई मूर्ख ही होगा जो डिवोर्स देना चाहेगा, और वो मूर्ख मैं नहीं हूं सर। संवाद, सहानुभूति के साथ मध्यस्थता किसी भी पति पत्नी के बीच की समस्या को निपटाने के लिए सुंदर सूत्र है। तो देखा आपने, मध्यस्थता केंद्र ने किस तरह एक उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया और उन्हें फिर से एक साथ सुखमय जीवन जीने की राह दिखाई। मीडिएशन, मध्यस्थता वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के तहत विवाद सुलझाने का एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म है। इसमें स्वयं पक्षकार ही अपने विवाद का निर्णय करते हैं, जिससे मामले का त्वरित निस्तारण होता है। सभी पक्षों को सरलता, सुगमता और मान्य तरीके से न्याय प्राप्त होता है। दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाते हैं। द्वेष की भावना मन में कहीं नहीं होती। वर्षों पुरानी दुश्मनी समाप्त हो जाती है और वो व्यवस्था है मध्यस्थता। सीपीसी के सेक्शन 89 दिनों दिन ये कर रहा शाइन। मध्यस्थता से ही होगी समाज में सुख, शांति। सोचिए, विचारिए, न रखे भ्रांति। सही वक्त पर सही निर्णय ही जीत है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39 कैपिटल ए के नीचे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में बना है, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हर एक राज्य में काम कर रही है, वैसे झारखंड में भी जो कर रही है वो झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोली जाती है। एंड वी आर वर्किंग अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कई सारी एक्टिविटीज़ होती है
मदन बी लोकुर साहब ने, द जज ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट साहब ने 10 सेंटर चुने पूरे कंट्री से। जितने राज्य है इतने सेंटर नहीं है। देखो, राज्य की संख्या ज़्यादा है, सेंटर कम है। बट झारखंड के 2 सेंटर पसंद हुए, एक रांची एंड दूसरा जमशेदपुर। हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग दिए है, ट्रेनिंग मीडिएटर्स को, जजेस को भी ट्रेनिंग दी है, एक्सपर्ट्स को दिया है ट्रेनिंग। अब हमारे मीडिएटर का इतना सक्सेस रेट हो गया है कि ये लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बुलाए ट्रेनिंग फिर से देने के लिए। नाउ दे हैव टेकन ट्रेनर्स ट्रेनिंग एंड दे देमसेल्व्स हैव बिकम द ट्रेनर्स एंड दे आर गोइंग टू पटना, दे आर गोइंग टू सराउंडिंग स्टेट्स। यहाँ भी सबको ट्रेनिंग देते हैं मीडिएटर्स को। ट्रेनर्स ट्रेनिंग वाले भी हमारे पास सक्सेसफुल ऐसे मीडिएटर्स हैं। रांची DLSA का अपना रेट है 67%। In the state of Jharkhand, we will be again leader in the whole country. हेलो मेजर साहब। हेलो रणधीर जी। हेलो कुलदीप जी, कैसे हैं? बढ़िया। प्रभात। हाँ सर। ये लीजिए आपका 12 लाख का चेक। थैंक यू रणधीर जी। जी। अब जैसा आपने नक्शे में दिखाया है वैसे ही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यहाँ खड़ी कर दीजिए। आप टेंशन ना ले, अब जल्द ही नक्शे में दिखाई गई बिल्डिंग आपको यहाँ नजर आएगी, जिसमें 27% आपका और 73% हमारा। जी, सारी बातें एग्रीमेंट में तय हो चुकी है। हाँ हाँ मालूम है, लेकिन ऐसे ही कह रहा था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके मिस्टर रणधीर, नाइस मीटिंग, फिर मिलते हैं। ओके सर। ये कहानी है सुकृति इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर के MD रणधीर सिंह और लैंड ओनर मेजर प्रदीप सोनी और उनके भाई कुलदीप सोनी की। दोनों सोनी भाइयों ने अपनी 55.5 डिसमिल जमीन को रणधीर सिंह को लैंड डेवलपमेंट कर उस पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाने के लिए दिए, जिसमें 40.5 डिसमिल जमीन 14/8/2008 को एग्रीमेंट किया गया और 15 डिसमिल जमीन 6/8/2009 को एग्रीमेंट किया गया। इस एवज में रणधीर सिंह ने दोनों भाइयों को 12 लाख रुपया और सुपर बिल्टअप एरिया, जिसमें 4 ब्लॉक बनाकर एक के बाद एक ब्लॉक तैयार कर 2012 तक उसका 27% भाग देने का वादा किया। सर, मेजर साहब की जमीन पे जो हमने ब्लॉक के बनवाया है उसका 25% पैसा अभी तक मिल पाया है और दूसरा ब्लॉक बनाकर हैंडओवर करने का समय भी आ गया है। देखते हैं, बात करते हैं उससे। पैसे रिकवर नहीं हो पाने के कारण रणधीर सिंह समय पर सारे ब्लॉक बनाकर सोनी भाइयों का हिस्सा नहीं हैंडओवर कर पाए और दिनांक 2/7/2013 को रणधीर सिंह और सोनी भाइयों में दोबारा एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 2014 तक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात हुई। रणधीर सिंह ने 2014 तक प्रोजेक्ट को 85% तक कंप्लीट कर लिए, पर किसी कारणवश बीच में ही प्रोजेक्ट रोक देना पड़ा और फिर शुरू हुआ दोनों पक्षकारों के बीच वाद विवाद। क्या मिस्टर रणधीर, 2014 तक तो आप वहां बहुत सुंदर बिल्डिंग खड़ी करने वाले थे, लेकिन अभी तक तो वहां आधा अधूरा ढांचा ही खड़ा हुआ है। अरे अरे मेजर साहब, आइए, कैसे हैं आप? प्रभात, जरा चाय देखो। चाय वाय छोड़िए, पहले तो बहुत सुरमा बन रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अब क्यों खुश हो गए? देखिए, प्रोजेक्ट रुकने का कारण है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम आसमान छू रहे हैं और आपको 27% देने के बाद भी बढ़े हुए कॉस्ट को मैं ही बेयर करूं तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। या तो अपना शेयर कम करें या बढ़े हुए कॉस्ट में हाथ बटाएं। और हाँ मिस्टर कुलदीप, आप उम्र में छोटे हैं, जरा तमीज से बात करें। तमीज आप क्या सिखलाएंगे जिसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है? ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है आपके कारण, तो हम अपना हिस्सा कम या मटेरियल कॉस्ट क्यों वहन करें? देखो मिस्टर कुलदीप, जहां तक तमीज की बात है वो तो मैं 2 मिनट में तुम्हें सिखा सकता हूं। अच्छा, तो अब तुम कोर्ट में ही तमीज सिखाना। चलो कुलदीप, चलिए। अरे जा। वाद विवाद
दोनों पक्षों में बढ़ जाने की वजह से दोनों पक्षों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत रणधीर सिंह ने सोनी भाइयों पर सदर थाना कांड संख्या 253/15 दायर किए, जिसका जीआर संख्या 3279/15 माननीय दंडाधिकारी रांची श्री लक्ष्मीकांत जी के न्यायालय में चलने लगा। दूसरी तरफ सोनी भाइयों द्वारा भी एक शिकायत संख्या 1039/15 माननीय न्यायिक दंडाधिकारी रांची श्री R.K. मिश्रा के न्यायालय में रणधीर सिंह के खिलाफ दर्ज की गई और साथ ही साथ सोनी भाइयों के द्वारा रणधीर सिंह के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी वाद संख्या 39/15 दायर हुई। इस अवस्था में दोनों पक्षकारों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका संख्या ABP 1645/15 और ABP 1685/15 माननीय न्यायायुक्त रांची की अदालत में दायर की गई। भैया, वकील साहब बोल रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला तो जेल जाना पड़ेगा। यही तो टेंशन है कुलदीप, कहां से हम लोग इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए। सर, एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट भी पेंडिंग पड़ रहा है सर। सच प्रभात, रात रात भर मुझे भी नींद नहीं आती है। समय और पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, कहीं जेल भी नहीं जाना पड़े। इस मुकदमे के आवेदक मेजर प्रदीप सोनी कौन है? यस सर। कुलदीप सोनी कौन है? जी सर। आपके अधिवक्ता? यस सर। इस मुकदमे के सूचक रणधीर सिंह कौन है? आपके अधिवक्ता कौन है? जी सर। क्या आप दोनों को अपनी अपनी बातों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं? जी सर। दोनों पक्षकार ये जानते हैं कि दोनों पर कानून की तलवार लटक रही है। अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो उन्हें कारावास पहुंचते देर नहीं लगेगी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रिमिनल केस करने में कोई कंजूसी नहीं की थी। हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के उपरांत दिनांक 12/1/2016 को अपने सारे मतभेद मिटाते हुए डेवलपर रणधीर सिंह ने 31 जनवरी 2016 तक ब्लॉक A, 31 अप्रैल 2016 तक ब्लॉक B, 31 अगस्त 2016 तक ब्लॉक C तथा मई 2017 तक ब्लॉक D संपूर्ण रूप से बनाकर सोनी भाइयों को उनका 27% देने का वादा किया। तो हम समझ सकते हैं कि विवाद से सिर्फ धन और समय का नाश होता है। मध्यस्थता से यह फिर से साबित हो गया कि मध्यस्थता ही एक ऐसा सूत्र है जो न्यायालय में चल रहे लंबित विवादों के बोझ को कम कर सकता है। जैसा कि इस विवाद में दोनों पक्षों के सारे लंबित विवाद मध्यस्थता से हल हुए। गरीबी आपको उदास करती है तो यह बुद्धिमान भी बनाती है। इंसान ज्ञान की खोज में किताबों की ओर जाता है और उसे हथियार बनाकर व्यथा से व्यवस्था एवं वाद से संवाद की ओर बढ़कर मध्यस्थता को अपनाता है। मुकद्दमों में अगर चाहते हैं सफलता तो सहज सरल विकल्प है मध्यस्थता।
यहां देते नहीं कोई ऑर्डर, दोनों पक्ष चाहे जो वो है बॉर्डर। सही वक्त पर सही निर्णय ही जीत है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है, यही मध्यस्थता की रीत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39 कैपिटल ए के नीचे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में बना है, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हर एक राज्य में काम कर रही है, वैसे झारखंड में भी जो कर रही है वो झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोली जाती है। एंड वी आर वर्किंग अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड हमारे मीडिएटर्स की एक खूबियाँ है कि इतनी सारी मैटर सेटल करवाते हैं। रांची डीएलएसए का अपना रेट है 67%। अब जो लोग बच गए, इसके पास दो विकल्प होते हैं, खुद से कोर्ट में जाए या वकील के पैसे नहीं है तो हम लोग वकील प्रोवाइड करते हैं। इसको लीगल एड वाले पैनल लॉयर्स बोलते हैं। हमारे पास 50-50 लॉयर का लिस्ट होता है एंड इसके पैसे हम देते हैं। वैसा नहीं है कि वो मुफ्त में जाते हैं। इसका एक हम लोगों ने टेबल बनाया है कि भाई ये मैटर के इतने पैसे वाला। हमारे झारखंड सरकार ने 7,000 रुपीज़ फिक्स किए हैं। इतना पूरे कंट्री में दिल्ली के अलावा कोई जगह पर नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है बट बाकी वाले राज्यों में 1-1, 2-2 हज़ार है। ऐसा नहीं है कि लीगल एड टू पुअर इज़ ए पुअर लीगल एड। एडवोकेट तो पक्के ही होते हैं। ये रिच लीगल एड टू द पुअर पर्सन्स ऐसा होता है। ये भी एक नालसा का रोल है। कोर्ट में तो मैटर चलती है, फिर मैं जब सपोज जजमेंट दे दूं, इसके ऊपर तो अपील होती है, मेरे ऊपर भी। बट यहाँ कोई अपील नहीं, कोर्ट फी वापस, दोनों साइड को लगता है विन विन सिचुएशन। ऐसी ये समाधान वाली भूमिका होती है। एंड ऐसे झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सबसे हमारे जितने स्टाफ है, जितने मीडिएटर्स हैं, जितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जितने हमारे पास डीएलएस है, 24 डीएलएस के 24 सेक्रेटरी, एंड ये सब लोग ये यज्ञ में लगे हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारे समाज में पंक्ति में खड़े दलित, आदिवासी और निरह जनता के पास महंगी और विलंबकारी न्याय व्यवस्था में जाने की न तो समझ है और न ही विकल्प। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्र के अनेकों लंबित विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक भूमि विवाद 30 वर्ष पुराना मामला झारखंड के ओरमांझी हरचंदा गांव के 2 आदिवासी परिवार के बीच की है। ए जतरू, ये क्या करते हमार जमीन में रे? पगला जा हिसका, ये हमार जमीन हके, पैसा देके खरीदी, वो भी पूरा 79 डिसमिल। ए चल काम कर, जल्दी जल्दी कर। हम अपन जमीन के खो नहीं बेच ले ही। ए बिलाल, हाँ दा, दिखा जमीन का पेपर, दिखा। ले रे सुंदा, देख। ये तो हमारे जमीन का कागज है, पर हम अपन जमीन के खो नहीं बेच ले ही। दिमाग मत खराब कर, भाग यहाँ से। ये गलत है जतरू, हम बोल दो तो गलत है। तो क्या अगर गलत लागत हो तो कानून का सहारा ले। का गलत हो का सही हो ओहे फैसला करी। हाँ, हम जाबो कानून के पास, ओकर सहारा लेबो, नहीं छोड़बो हम अपन जमीन, समझ ले। बोल देवत हियो। जा जा जा, जे करे खतो कर लेबे, जा। अपने जमीन को हाथ से जाता देख सौंदा उरांव ने तुरंत कानून का सहारा लिया। उसने एक वकील के मदद से जतरू उरांव एवं अन्य के खिलाफ एसएआर कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी संख्या थी 14, 15, 16, 1986। सौंदा उरांव की इस याचिका पर ऑर्डर 24/9/1987 को हुआ, जिसमें उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया और डिग्री जतरू उरांव के पक्ष में आया। दादा, आखिर फैसला तोर पक्ष में आलो ने। काहे नहीं हाथ लग रही? पैसा देके जमीन खरीदी। सुंधवा तो पागल है, बिना मतलब का सर पट के लागल है। सही बोला थी दादा।
बोले ला हम पागल हो जाए। का हुलक जी? होई तो अब छोड़ब नहीं जतरू के, फिर से केस करब, ऊपरे तक जाब, इंसाफ लेके रहब, चाहे हमर घर बार बिक जाए। अच्छा बैठो बैठो, सब ठीक हो जाए। सौंदा उरांव ने इस बार एसी रांची श्री एमपी अजमेरा के पास अपील किया। SAR नंबर 133R15 7888। इस अपील का जजमेंट 11/5/1994 को जतरू उरांव के पक्ष में ही आया। सौंदा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके अंदर एक जुनून सा समा गया था। सौंदा ने इस बार श्री SS वर्मा कमिश्नर रांची के कोर्ट में जजमेंट को रिवाइज करने की अपील की, जिसका SAR रिवीजन नंबर 311/94 था। इस पर कमिश्नर रांची श्री वर्मा ने ऑर्डर 6/10/1998 को दिए और उन्होंने रिवीजन के अपील को डिसमिस कर दिया। चाचा, हमर से तोरी हाल नहीं देखल जाता। का हाल और का चाल रे संजय, हमके तो अब जिए की इच्छा भी नहीं करेला। चाचा तो हिम्मत मत हार, और हम इनका गांव में वो वकील है ना, हम इनकर से बात करबे, फिर से केस करबे ना। चाचा चल, चाचा चल, बात करबे चल। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे। वक्त इंसान को वक्त पर बहुत कुछ सिखा देता है। 17 साल बाद 20/3/2015 को सौंदा ने सब जज 1 रांची श्री SN बोस के कोर्ट में टाइटल सूट नंबर 58/2015 एवं श्री AK तिवारी जेम के कोर्ट में कंप्लेन नंबर 691/2015 दर्ज कराया। सौंदा ने संपा देवी, रहमा उरांव, परचेजर और शत्रु उरांव, बंधु उरांव, मुकेश उरांव खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी को अभियुक्त बनाया और उन लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465 के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। का होलो मुकेश, इतना हाफे का ले लागिस? ऊ सौंदा भौजी। का होलो सौंदा के? ऊ सौंदा तोर में और शत्रु दादा और बंधु दादा और हमर में 420 कर केस कर दिले हो भौजी। का? हाँ। इतना साल बीत गेलो, लेकिन उकर पागलपन अभी भी नहीं जाहो। अब का हो तोरे मुकेश? और चल वकील साहब जगह, गोपाल वकील जगह, वही समस्या का समाधान करता हूँ। भौजी चल 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 चल। संपा देवी, रहमा उरांव, शत्रु उरांव, बंधु उरांव, मुकेश उरांव अपने वकील श्री गोपाल कुमार से मिल शिकायत वाद संख्या 691/15 में
प्रधान न्यायायुक्त की अदालत रांची में जमानत के लिए अग्रिम जमानत याचिका संख्या 481/16 दायर किया। इस मुकदमे के आवेदक सोंदा उरांव कौन है? हुजूर। आपके अधिवक्ता कौन है? जी हुजूर। इस मुकदमे के सूचक आपके अधिवक्ता। दोनों पक्षों के बहस के दौरान पता चला है कि इसमें केस और काउंटर केस भी है और इसमें एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट भी है। अगर दोनों पक्षों की सहमति हो तो इसे मीडिएशन सेंटर भेजा जाए। मध्यस्थता में यह समझौता हुआ कि संपा देवी जहां घर बनाकर रह रही है वहां से उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और सौंदा उरांव को उनके बदले में मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसलिए संपा देवी रहमा उरांव, बंधु उरांव, शत्रु उरांव, मुकेश उरांव 1,10,000 का मुआवजा सौदा उरांव और उनके भाई रघु उरांव व भतीजे विजय उरांव और शहदेव उरांव को दे तथा सौंदा उरांव इस एवज में 79 डिसमिल जमीन से अपना दावा हटा ले और टाइटल सूट नंबर 58/2015 तथा कंप्लेन केस नंबर 691/2015 को वो भी वापस ले ले। दोनों पक्ष इस फैसले से खुश थे तो देखा आपने कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्र ने किस तरह 30 वर्ष पुराने इस भूमि विवाद को यूं चुटकी में 3 ही मुलाकातों में सुलझा दिया।